नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी 71वीं का जो बैच है, जो क्रैश कोर्स है, उसमें हम लोग अभी क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है, प्लस उसमें हमने मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट किया और अच्छे से डिस्कशन भी हुआ। जो जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर पीटी के लिए, वो सारा टॉपिक हमने क्या किया, अच्छे से डिस्कस किया। जहाँ जहाँ लगा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जहाँ जहाँ लगा कि फैक्चुअल ज़्यादा चाहिए, वहाँ वो सारा चीज़ हमने क्या किया, अच्छे से डिस्कस किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू किया, कंप्लीट अभी नहीं किया, उसे शुरू किया है। उसमें जिसमें हमने कौन सा चीज़ देखा, जैसे उसमें लेटर मुगल्स के बारे में डिस्कस किया। जो 1707 औरंगजेब के डेथ के बाद लेटर मुगल्स आपका पीरियड शुरू होता है। उसके बाद हमने मराठा एम्पायर के बारे में बात किया, पेशवास के बारे में बात किया। फिर जो एक नेक्स्ट टॉपिक था इंपॉर्टेंट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो मतलब यूरोपियंस का जो आगमन हुआ भारत देश में, जिसमें आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पढ़ाया भी गया था और आपने इसे अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। आशा करता हूँ कि रिवाइज, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, रिवीजन रिवीजन एंड दैट इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीपीएससी एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम होता है, 2 घंटे का समय होता है, उसमें आप इतना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते हैं कि आप सोच रहे हैं फैक्ट को आप याद करने की कोशिश करें। आपको रटा होना चाहिए, समझ रहे हैं? हिस्ट्री आपके मतलब कि एक तरह से जवान पर रटा होना चाहिए कि आप झट से क्वेश्चन देखे, आपको क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में। हाँ, ये यहाँ के रूलर था, इसके रूलर के अंदर में यह चीज हुआ था, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो जो चीज उसमें देखा, जो कंप्लीट किया था, इसमें हमने एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस की बात की दोस्तों। तो एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस हमने क्या देखा था? सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज आया था। उसके बाद कौन आया था पोर्तुगीज के बाद? तो डच आया था। डच के बाद इंग्लिश का आगमन हुआ, अंग्रेज जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट कौन था? डेनिश था, फिर फ्रेंच था। ये एक टाइमली जो ऑर्डर है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो आपको याद रखना है। एग्जाम में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो आप डेट भी याद रखना, 1498, 1600, 1602, 1616, और सबसे लास्ट में कौन था? फ्रेंच था। तो हमने ये सारा चीज यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कार्नेटिक वार के बारे में भी डिस्कस किया, जिसमें हमने थर्ड वार देखा, सेकेंड वार, ये सारा चीज हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो कौन है? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो ये सारा लेक्चर दोस्तों आपको स्काई एकेडमी 360 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको अच्छे से मिल जा रहा है। पूरा लेक्चर जो वो सारा मिलेगा वहां पर। प्लस जो आप देख सकते हैं कि जो मतलब हमारा जो प्ले स्टोर पर भी एक चैनल मतलब ऐप है स्काई एकेडमी 360 के नाम से, वहां पे भी आपको सारा कोर्सेज मिल जाएगा। अभी फ्रीली अवेलेबल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब लाभ उठाएं और एग्जाम पास करें। आपका सबसे टारगेट है एग्जाम को पास करना, पीटी निकालना और मेंस लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि मुगल एम्पायर जैसे जैसे वीक हुआ, जैसे जैसे कमजोर हुआ, तो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। अब जो उसके अंदर नॉवेल्स काम करता था, जो उसके अंदर जो छोटा छोटा एक बोल सकते हैं डायनेस्टी काम करता था, वो उसने क्या किया, एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिया, इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बना लिया, अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर ही खड़ा कर लिया। जैसे आप देखेंगे कि बंगाल जैसे हो गया। फिर अगर देखें मैसूर, आप देख सकते हैं, मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक अपना एक सिख एम्पायर भी था। फिर उसके बाद देखेंगे कि मराठा तो हमने पढ़ ही लिया। तो ये सब छोटा छोटा, जैसे हैदराबाद देख लेंगे, तो हैदराबाद में जो डायनेस्टी शुरू हुआ था। फिर बहमनी किंगडम हो गया। तो ये सब सारा जो एक डायनेस्टी था दोस्तों, ये शुरू हुआ था आपको मुगल के वीक होने के कारण। मुगल जब वीक होने लगा, कमजोर होने लगा, तो साम्राज्य बंटने लगा एक दूसरे में। तो कोई मतलब मुगल को मानता ही नहीं था कि अपना वो मेरा शासक है, समझ रहे हैं ना? तो मतलब कोई जवाबदेही नहीं था, तो सो अपना अपना एक इंडिपेंडेंट आपको अपना स्टेट खड़ा कर लिया, अपना बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो वो एक नवाब उनको बोला जाता था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छोटा छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बंगाल की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखना मुर्शिद कुली खान। किसको याद रखना आपको यहाँ पर? मुर्शिद कुली खान। तो हम लोग अगर मुर्शिद कुली खान की बात करें, जो 1770 ने मेनली ये जो आपको बंगाल का जो मतलब मेनली नवाबशिप जो शुरू हुआ था, उसको आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मुर्शिद कुली खान 1717 एडी में, मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड बंगाल सूबेदार, इसको अपॉइंट किया गया था, दैट इज गवर्नर। सूबेदार को क्या? गवर्नर बाय मुगल एम्परर फारूक सियार द्वारा। उस समय जानते हैं जो फारूक सियार, ये भी इसे वीक रूलर ही बोला जाता है। लेटर मुगल्स के बारे में बात करें, फारूक सियार उन्होंने बात किया था, गोल्डन फरमान इसने दिया था। ही ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था? मुर्शी से मुर्शिदाबाद, आपको याद रखना, इसने ढाका जो कैपिटल था बंगाल का, उसको ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इसके बाद कौन सा नवाब आया था? इसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ने क्या किया? ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ सरफराज खान द्वारा, गवर्नरशिप मतलब बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा गवर्नरशिप इसे मिला था। फिर नेक्स्ट था हमारा सरफराज खान।
ये बीच में है, इसे मतलब आपको याद रखना, ये अलग है। सरफराज खान, ही वॉज मर्डर्ड बाय अलीवर्दी खान द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया, जो कि डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार था 1740 AD में। फिर अलीवर्दी खान ने क्या किया, नवाबशिप अपनाया, मतलब ये नवाब बना। फिर इसने क्या किया, ही लीगलाइज हिज असरपेशन बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम मुगल एम्पर मोहम्मद शाह। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला के बाद के समय में इसे क्या मिला, फरमान मिला कि तुम जाकर नवाबशिप करो, मतलब कि उस बंगाल रीजन को पूरा तुमको चलाना। तो एक मतलब नवाब में से गवर्नर बोल सकते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंस इन्हें स्टेट बना लिया। He prevented the English and the French from fortifying their factories at Calcutta, now called Kolkata and Chandarnagar respectively। तो इसने क्या किया कि मतलब इंग्लिश और फ्रेंच था जो कि फोर्टिफिकेशन करना चाहता था, हथियाना चाहता था उस एरिया को, उसे इसने बचाया था अलीवर्दी खान ने। फिर अलीवर्दी खान के बाद यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैंने ये स्लाइड में आपको दिया है कि इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंस है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, कि जो नवाब था वो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टाइम पीरियड था वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है, एग्जाम में वो चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो अगर सिराज उद्दौला की बात करें 1757 में, तो आपको याद होगा एक लड़ाई हुआ था 1757 जिसे बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है। वो तो युद्ध था, ये लड़ाई था, लेकिन वो लड़ाई समझो एक तरह से लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि उसमें जो धोखा देने वाला जो काम जो किसने किया था वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अलीवर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन, उसका ग्रैंडसन का क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो सुजाउद्दौला सिराजुद्दौला ये दोनों डिफरेंट नेम है, बहुत सारे इंडिविजुअल बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों अलग इंडिविजुअल है, डिफरेंट इंडिविजुअल है। इन 1756 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार में, जो इंग्लिश का जो फैक्ट्री था उसको सीज किया और उसने कलकत्ता तक मार्च किया। फिर क्या किया उसने, फोर्ट विलियम जो था, ऑक्युपाइड फोर्ट विलियम, जानते कलकत्ता में जो एक विलियम फोर्ट बनाया गया था अंग्रेज द्वारा, जो उसको पूरा फोर्टिफाई किया गया था किला को। मतलब क्या होता है फोर्ट, पता है फोर्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि आप एक किला बना दिए, उस किला में आपने क्या किया, पूरा चारों बगल से सेना को तैयार रख दिया, उस पर आपने बंदूक लगा दिया, तोप लगा दिया, तो उस किला को इसने क्या किया था, उसको कब्जे में कर लिया, किसने, सिराजुद्दौला ने। फिर उसी के समय ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुआ था, ये बताया जाता है 200 ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ, लगभग बताया जाता है 150-200 आदमी को, जो अंग्रेज था उसको इसने क्या किया, एक छोटा सा रूम में जो 10 बाय 10 का रूम होता उसमें इसने क्या किया, सबको ठेल के बंद कर दिया। समझ रहे, एक रूम में आप 150 आदमी को, मतलब अंग्रेज को आप मतलब कि एक तरह से रूम में आप क्या करते हैं, ये पैक कर देते हैं। तो सफोकेशन की वजह से, मतलब दम घुटने की वजह से उसमें सारे लोग मर गए, मतलब 2-4 ही मतलब माना जाता है कि वो जिंदा बचे, बाकी सारे, इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। लेकिन ये बहुत सारे हिस्टोरियन नहीं भी मानते हैं, बहुत से ब्रिटिश हिस्टोरियन इसको बोलते हैं ये हुआ था, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियन वो इस पर मतलब कि एक डिबेट है, लेकिन आपको ये चीज याद, इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने रिकवर्ड किया कलकत्ता को, फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर भी साइन हुआ था 1757 AD में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के समय क्या होता, सिराजुद्दौला के समय में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये प्लासी आपको कहाँ जगह, ये भी आपको कलकत्ता रीजन में। ये डेट याद रखना दोस्तों, इसमें तो सबको याद होता है 1757 में हुआ था, लेकिन बीपीएससी बार बार ये पूछा करती है, बार बार पूछती है कि 1757 में तो हुआ था, लेकिन कौन किस दिन हुआ था, वो डेट आपको यहाँ पर याद रखना होता है। तो किस दिन हुआ था ये 1757 में, 23 जून 23 जून को हुआ था 1757 में। जो इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, जो इंग्लिश इंडिया कंपनी का जो फोर्स था रॉबर्ट क्लाइव के अंदर, जो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता उसको हेड किया था, उस समय का गवर्नर था, अगेंस्ट सिराजुद्दौला। उस समय एक तरफ कौन था, सिराजुद्दौला था, जो मुगल बोल सकते एक नवाब था किसका, बंगाल का। एक तरफ क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के अंदर जो अंग्रेज का फोर्स था, दोनों में लड़ाई हुआ। लेकिन जो बताया जाता है इसमें सिराजुद्दौला को बुरी तरीके से हराया गया, मतलब एक तरह से ये वार ही नहीं हुआ। इसमें क्या बोला जाता है कि सिराजुद्दौला का जो अपना जनरल सब था, जैसे आप मीर जाफर की बात कर सकते हैं, जैसे मीर बख्शी जो था उस समय, मनिक चंद था ऑफिसर इंचार्ज था कलकत्ता का, आमिर चंद था, फिर जैसे जगत सेठ की बात कर सकते हैं, बैंकर खादिम खान। तो ये सब जो सारा मतलब को आर्मी था, इसने बिट्रे किया, मतलब एक तरह से विश्वासघात किया किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। मतलब ये पहले ही ब्रिटिश से अंग्रेज से हाथ मिला लिया। तो आप जानते हैं युद्ध क्या होगा, तो इसने बोला सिराजुद्दौला को चलो तुम चल जाओ घर, हम इसे हरा देते हैं अंग्रेज को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाद में ये ट्रीटी साइन हुआ, जो कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर, आपको ध्यान रखना है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी था 1757 23 जनवरी को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला ने पार्टिसिपेट किया था। ये चीज़ आता। फिर नवाब को क्या किया गया, मार दिया गया, किसके द्वारा, मीर जाफर का जो सन था मीरान द्वारा। तो मीर जाफर इसमें सबसे बड़ा धोखेबाज बोला जाता है इसे, बहुत जगह लोग मतलब कि कमेंट करके ही बोलते हैं बहुत बड़े मीर जाफर निकले हो तुम। फिर अगर देखें मीर जाफर को, तो इसको क्या किया गया यहाँ पर, फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार, मीर जाफर को उसके बाद नवाबशिप दिया गया। तो मीर जाफर जब नवाब बना तो इसने क्या किया, अब अंग्रेज बनाएगा तो कुछ तो उसके उसके मतलब उससे लेगा। अंग्रेज का क्या था कि अगर साथ दे रहा है तो वो आपसे इतना ज्यादा ले लेता है, मतलब कि रिवेन्यू के फॉर्म में या लैंड रिवेन्यू के फॉर्म में बोल सकते हैं, किसी तरह का दीवानी राइट ले लेगा आपसे, कोई मतलब एरिया का टेरिटरी आपसे ले लेगा। तो ये क्या करता था, तो इसमें मीर जाफर ने क्या किया कि एक ग्रांट दे दिया किसको, फ्री ट्रेड का, मतलब बिना ट्रेड में, मतलब बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए एक फ्री ट्रेड का ग्रांट किसको
कौन जिस जगह को दे दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो आज के समय आप देखते हैं ये अलग अलग स्टेट है। उस समय में बंगाल एक बड़ा स्टेट, उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, ये पूरा रीजन आपको कवर हो जाता था। चाहे आप बांग्लादेश की बात करें तो ये बहुत बड़ा रीजन था, बहुत ही फ्लरिश रीजन था, ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, फसल सबसे ज़्यादा उगता था। तो ये बहुत ही फ्लरिश रीजन था। ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मीर बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बना, नेक्स्ट जो रूलर क्या बोल सकते हैं, नवाब बना मीर कासिम। तो मीर कासिम ने क्या किया, इसने कैपिटल को मुर्शिदाबाद, हमने देखा था ना मीर जो मतलब किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर, मीर कासिम द्वारा मुर्शिदाबाद से जो कैपिटल वहाँ कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, मुंगेर में। और सबसे पहले जो मुर्शिदाबाद में जो कैपिटल शिफ्ट किया था ढाका से, वो मुर्शिद कुली खान था। तो मीर कासिम ने क्या किया, यहाँ पर मुंगेर कैपिटल शिफ्ट कर दिया। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है मुर्शिया मुंगेर, जो कि जानते हैं बिहार का रीजन है। इन 1760 में क्या हुआ, मीर जाफर वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो मीर कासिम क्या था, सन इन लॉ था, दामाद था मीर जाफर को। तो ये थोड़ा सा ब्रिटिश के साथ अनबन हो गया मीर जाफर का। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसे हटाकर मीर कासिम को नियुक्त कर दिया नवाब के लिए। तो मीर कासिम को लगा कि अंग्रेज तो एक तो मीर जाफर को हटा दिया, अब हमसे भी क्या करेगा, बहुत चीज मांगेगा कि ये दे दो, इतना रिवेन्यू राइट दे दो, इतना पैसा दे दो। तो इसके लिए क्या किया इसने, अपना मतलब परेशानी से रुकने के लिए, मतलब कि ब्रिटिश हमें तंग नहीं करे, तो इसने क्या किया, अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया। कहाँ कर दिया, ये याद रखना आपको, मुंगेर में। मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग, ये सब उसने क्या किया, ब्रिटिश को दे दिया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर देखें तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, किसके समय में हुआ था, 1764 में। आपको डेट याद रखना, मीर कासिम का समय में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ब्रिटिश का पूरी तरीके से पावर बढ़ गया। इंडिया में जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं, ब्रिटिश का एक पूरा कंट्रोल हो गया इंडियन गवर्नमेंट में, क्योंकि उसने बंगाल रीजन को ही क्या कर लिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, जो कि एक बहुत ही फ्लरिश रीजन था, बहुत ही रिच रीजन था। समझ रहे हैं ना, पैसा के नज़र से आप देखिए, चाहे मतलब एग्रीकल्चर के नज़र से आप देखिए, तो बहुत ही रिच रीजन था। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो मीर कासिम के समय में बैटल ऑफ बक्सर, अब बैटल ऑफ बक्सर में खास यह बात है कि दोस्तों इसमें 3 राजा का समूह था, मतलब 3 शासक था, जिसने एक साथ मिलकर भी अंग्रेज को नहीं हरा पाया। समझ रहे हैं कि मतलब आपका इतना बड़ा सेना होने के बावजूद भी आप ब्रिटिश को नहीं हरा पाए। ब्रिटिश एक मुट्ठी भर सेना लेकर इंडिया आया था, सेना भी क्या बोल सकते हैं, मुट्ठी भर ब्रिटिश खुद था। वो सेना भी अगर यहाँ पर बोल सकते तो ब्रिटिश आर्मी में कम था, जो भी आर्मी होता था वो इंडियन सोल्जर्स को ही नियुक्त किया जाता था। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया। समझ रहे हैं ना। तो बताया जाता है कि उस समय जो 3 सेना था, लेकिन ब्रिटिश के पास क्या था, एक स्ट्रेटजी था, किस तरह से लड़ाई करना है, किस तरह से सेना को मतलब मैदान में उतारना है। वो जो उसके पास जो वेपन होता था, वो एक मतलब सोफिस्टिकेटेड एक ट्रेडिशनल वेपन है। जैसे आप राजा के पास क्या, आप तलवार देखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा तोप देख लेंगे, तलवार देख लेंगे, घोड़ा देख लेंगे, लेकिन ब्रिटिश के पास वो चीज़ तो होता था, उसके साथ साथ जो बंदूक, जो वेपन होता था, जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है एक बार में। तलवार में एक बार में आप चारों काटिएगा, आप बंदूक का गोला छोड़ दिए तो समझिए 1000 का 1000 पूरा सेना, मतलब जितना भी मुगल की तरफ से रहता था वो मर जाता था। तो ये ब्रिटिश का एक पूरा स्ट्रेटजी था लड़ने का, मिलिट्री टैक्टिक्स था, वो ब्रिटिश अपनाया, उसी से कारण ब्रिटिश ने कब्जा भी किया। तो जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, इसमें याद रखना कि 3 इसमें जो राजा थे, राजा क्या बोलते, एक नवाब थे अवध के, एक नवाब थे आपको बंगाल के, और एक आपको थे मुगल एम्पायर, एम्पायर थे मुगल के। तो सबसे पहले मीर कासिम कौन था इसमें, हमने देखा नवाब ऑफ बंगाल। इसने अलायंस फॉर्म किया किसके साथ, नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सुजाउद्दौला हमने बोला था ना, अंतर आपको स्पष्ट रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर सिराजुद्दौला आपको देखकर कंफ्यूज किया जा सकता है। समझे, ये हुआ है और कंफ्यूज किया जा सकता है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर भी जाता है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समय देकर पढ़ना पड़ेगा, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें समय दीजिए। अब क्या होता है, कभी कभी ऊपर में लिखा जाता है विच इज नॉट करेक्ट, स्टूडेंट को पढ़ते नहीं सीधे करेक्ट देख लिए, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टिक लगा के निकल जाते हैं, उसमें गलत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो सुजाउद्दौला के साथ इसने अलायंस फॉर्म किया, जो कि नवाब अवध था। फिर उसके बाद देखे तो मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ इसने अलायंस फॉर्म किया। तो ये तीनों ने मिलकर फाइट किया किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर जानते जो रीजन है हमारा बिहार का। और ये डेट ट्रैक उसने 23 जून देखा था 1757 में, इसमें 22 अक्टूबर, ये आपको दिन याद रखना, 22 अक्टूबर 1764 में यह बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। मीर जाफर वाज अगेन पुट टू द थ्रोन बाय द ब्रिटिशर्स। फिर अगर इस बैटल में तो हरा दिया गया, तीनों मतलब तीनों को हरा दिया गया, मतलब तीनों मिलकर अलायंस को पूरा हरा दिया गया। समझ रहे हैं, तो ब्रिटिश उस समय लग गया, ब्रिटिश को कॉन्फिडेंस ही ब्रिटिश को जग गया, हम इतना पावरफुल, हम ब्रिटिश भी नहीं समझता था हम इतना पावरफुल है, लेकिन ब्रिटिश को लगा उस समय हम इतना पावरफुल, हम तो पूरा दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो जैसे आपको ध्यान रखना। तो रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद क्या हुआ, बिकेम द फर्स्ट गवर्नर बंगाल, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बना। उसके बाद इसने ट्रीटी भी साइन किया, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हम देखेंगे आगे जाके।
तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर उसने नवाब बना दिया किसको, जिसको हटाया था मीर जाफर को। बोला चलो मीर जाफर ही ठीक है, कुछ कम ही दे रहा है पैसा, कुछ कम ही दे रहा है, लेकिन कम से कम चलो बात तो मान रहा है। तो ये ब्रिटिश का समय का मतलब स्टेप था आगे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ था, कंपनी गिव शाह। इसके बाद ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मतलब उस समय जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है, जब भी संधि या टीटी साइन होता है तो उसमें कंपनसेशन देना पड़ता है। युद्ध में जो लड़ाई लड़ा गया, उस लड़ाई में क्या होता है कि बहुत सारे मौतें होती है, ब्रिटिश के साइड भी मुगल के साइड भी, बहुत सारा जान माल के क्षति होता है, पैसों का नुकसान होता है। आप जानते हैं वार बहुत बड़ा, मतलब एक बोलते हैं कि सबसे मतलब कि महंगा चीज होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा। अभी आप देखिए जो भी देश युद्ध में रहता है वो पूरा देश खाली हो जाता है, उस देश का पूरा जो संपत्ति है, जो तिजोरी है, पूरा खाली हो जाता है, भूखमरी का कंडीशन आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इंडिया में भी बहुत बार भूखमरी का कंडीशन आया ब्रिटिश के इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, हमने देखा है। मतलब एक बार में 3-3 30-30 लाख आदमी मर गए भूखमरी के कारण, जो 1943 में भी आया था। 18 सेंचुरी में के समय में आपको देखने को मिलेगा। 17 सेंचुरी में गोलघर आप जो देख रहे हैं, जो पटना में जो बना, जो आज के समय टूरिस्ट प्लेस है, वो भी ब्रिटिश के समय क्यों बनाया गया था, इससे भूखमरी पड़ा था एक बार बिहार रीजन में, तो वो बनाया गया था कि उसमें अनाज को स्टोर किया जाए, इस तरह के चीज़ों से बचाव करने के लिए। तो उसमें 26 लाख रुपया कंपनसेशन देना पड़ा था कंपनी को, किसके द्वारा, शाह आलम टू के, जो कि जो मुगल एम्पायर था, एक सब्सिडी साइन करना पड़ा था, और दीवानी राइट देना पड़ा था आरा का और इलाहाबाद का। ये चीज याद रखना। फिर एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया था, ये ट्रीटी याद रखना 1765 में, जिसे प्रयागराज आज के समय बोला जाता है, इलाहाबाद को 1765 में। ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर, निजामुद्दौला वाज प्लेस्ड इन द थ्रोन। तो फिर मीर जाफर का मौत हो गया, तो उसके बाद निजामुद्दौला बना, मेनली पूरा तरीके से कंट्रोल ही हो गया, कंप्लीट ही हो गया। फिर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 में, तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि कंट्रोल हो गया पूरा गवर्नर का। क्लाइव कंक्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटी, तो 2 सेपरेट ट्रीटी इसने बनाया इलाहाबाद, एक शाह आलम टू के साथ बनाया, एक शुजाउद्दौला के साथ, जो नवाब अवध था उसके साथ बनाया, एक मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ बनवाया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कौन कौन ट्रीटी साइन हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बैटल ऑफ जो बक्सर हुआ, उसके बाद डुअल गवर्नमेंट शुरू हुआ। डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो दीवानी राइट था, जो रिवेन्यू राइट था, वो किसको मिल गया, ब्रिटिश को मिल गया। ब्रिटिश ने चाहा कि चलो लड़ाई तो लड़ ली है, लेकिन जो अभी भी लोग हैं, लोग मतलब इतना ज्यादा तो अभी हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हो सकता है कुछ वार छिड़ जाए, जैसे 1857 की रिवोल्ट की बात करें। तो उसने सोचा कि चलो एक नवाब को रखेंगे, एक मतलब पपेट के रूप में, कठपुतली के रूप में, तो लोग देखेंगे चलो नवाब के मेरे अंदर नवाब के अंदर हमें रूल किया जा रहा है, लोग को तो नहीं लगेगा कि ब्रिटिश के अंदर। तो ब्रिटिश ने क्या किया, डुअल गवर्नमेंट शुरू किया। तो मतलब पैसा पूरा ब्रिटिश लेता था, पूरा जो रिवेन्यू राइट्स, लेकिन नवाब को एक तरह से पपेट रख दिया कि लोगों को लगे कि चलो हम नवाब के अंदर मेरा क्या हो रहा है, मतलब जो भी शोषण हो रहा है, कुछ भी और नवाब द्वारा किया जा रहा है, या मतलब मुगल एम्पर द्वारा किया जा रहा है। ये ब्रिटिश का पूरा एक सोच था उस समय। तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या वहां पर शुरू हो गया। डुअल गवर्नमेंट बंगाल था, जो कि क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था 1765 में, यह याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, आपको याद रखना बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि आपको अक्टूबर में, 22 अक्टूबर कितना था हमने देखा था अभी, 1764 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, शुरू हुआ था। फिर अगर यहाँ पर देखें, आपने डेट आपको याद रखना, हमने बताया था ना, डेट आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। उसके उसमें कोई चारा नहीं है। 22 अक्टूबर, हमने 23 जून वहां देखा, यहाँ 22 अक्टूबर। फिर अगर देखें डुअल सिस्टम कंपनी कार्ड, बहुत दीवानी एंड निजामत राइट, ये दोनों राइट कंपनी को मिल गया। दीवानी नहीं है, दीवानी राइट है आपको। दीवानी राइट क्या होता है कि मतलब रिवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया फ्रॉम नजमुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल जो था। फिर वैरन हेस्टिंग ने इसे इंड कर दिया 1772 में। आप जानते हैं वैरन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर बना है, और गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल जिसे बोला जाता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था, आया था। उसके बाद ये डुअल गवर्नमेंट से आपको क्या हुआ, खत्म हो गया, पूरा जो कंट्रोल हो गया, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कंट्रोल हो गया पूरा इंडिया पर। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो देख सकते हैं लिखा ना, बैटल ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड मेड देम अ पावरफुल फैक्टर इन बंगाल पॉलिटिक्स। विक्ट्री ऑफ बक्सर established इंग्लिश सुप्रीमेसी ओवर होल ऑफ नॉर्थ इंडिया एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान वाज डिफीटेड। तो पूरा नॉर्थ इंडिया पर, साउथ इंडिया में ही बाकी था, वहां भी हम देखेंगे आगे किस तरह से ब्रिटिश ने कब्जा किया, किस तरह से जगह को हथिया लिया। तो जो नॉर्थ इंडिया पूरा कंट्रोल था, वो बक्सर के बाद पूरी तरीके से ब्रिटिश का क्या होगा, एक तरह से पूरा कंट्रोल हो गया, पूरा एक एम्पायर बन गया। फिर टीटी ऑफ इलाहाबाद हमने देख लिया, जो कि मतलब दीवानी राइट मिल गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा को। जो टीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या था कि जितना भी दीवानी राइट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन का, वो ब्रिटिश को मिल गया। इसमें 26 लाख रुपया भी पेड करना पड़ा था, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना, और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है, एंग्लो क्या है आपको, मैसूर वार।
अब क्या ब्रिटिश ने जब देखा कि नॉर्थ में चलो कब्जा हो गया, जो मेन रीजन था हमारा पूरा बिहार बंगाल उड़ीसा का, जो कब्जा हो ही गया, अब चलते हैं नॉर्थ साउथ की तरफ, वहां भी कब्जा करते हैं, थोड़ा सा अपना एम्पायर को और बढ़ाते हैं। तो मैसूर में आप जानते हैं उस समय हैदर अली टीपू सुल्तान का रूल हुआ करता था, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। तो उसमें बहुत एक मजबूत शासक माना जाता है हैदर अली को, टीपू सुल्तान को। वो मतलब युद्ध तो नहीं हार सकता था, लेकिन किसी वजह से अगर देखे तो निजाम का, और उस समय निजाम जो हैदराबाद का था प्लस मराठा जो एम्पायर था, उसने क्या किया, साथ दे दिया था ब्रिटिश का, इसके कारण मतलब हार गया। नहीं तो मराठा मैसूर एम्पायर इतना ज्यादा मजबूत था दोस्तों। फ्रेंच आर्मी, बोला जाता है कि टीपू सुल्तान अपने आर्मी को फ्रेंच, मतलब कि पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी या फ्रेंच आर्मी जिस तरह से ट्रेनिंग देता, वो ट्रेनिंग वो अपने आर्मी को दिया करते थे, समझ रहे हैं ना। और उसके पास बोल सकते हैं कि जो बंदूक, जो तोप या किसी तरह का आप वेपन बोल सकते हैं, वो मतलब खतरनाक वेपन, एक सोफिस्टिकेटेड वेपन, एडवांस्ड वेपन था, समझ रहे हैं ना, जो ब्रिटिश के पास भी हो सकता है या फ्रेंच के पास भी था। तो ये था, लेकिन किसी वजह से बोल सकते हैं कि लंबा सफर चला, लंबा एक युद्ध चला, लेकिन लास्ट में वो फिर से हारा ही गया, मैसूर भी कंट्रोल में आ गया। तो ये आपको वार याद रखना, इसमें डेट आपको याद रखना जो पूछा जाता है एग्जाम में। हमने बताया था ना, जितना भी एंग्लो वार है वो किसी के साथ हुआ, उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना होता है, ट्रीटी याद रखना होता है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी भी हालत में। तो फर्स्ट वार क्या था 1766 से 1769, कब था 1766 टू 1769। तो स्लाइड विजिबल है यहाँ से। तो 1769 में क्या हुआ था, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश, हैदर अली ने ब्रिटिश को डिफीट किया। ट्रीटी ऑफ क्या साइन हुआ था, मद्रास। जो पहला फर्स्ट वार हुआ था एंग्लो मैसूर वार का, उसमें मद्रास ट्रीटी साइन हुआ था, जिसे चेन्नई भी बोला जाता है। फिर सेकेंड वार की देखे तो ये देख सकते हैं ना, 20 में 10 साल सही रहा, मतलब 70 से 80 10 साल सही रहा, फिर 80 से 84 4 साल फिर वार चला। तो फिर इसमें वैरन हेस्टिंग ने क्या किया, फ्रेंच पोर्ट को अटैक किया, माहे का जो फ्रेंच पोर्ट था, जो हैदर अली का अपना टेरिटरी था। फिर वहां पर हैदर अली ने क्या किया, डिफीट किया पोर्टो नोवो बाय एडकुटी। हैदर अली वाज डिफीटेड, हैदर अली उसमें क्या हुआ, डिफीट किया गया, किसके द्वारा, वहां पर जो मतलब जनरल था एयरकूट के द्वारा, ये याद रखना, एयरकूट के द्वारा। फिर वहां पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। कौन सा ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जो कि साइन किया बाय टीपू सुल्तान ऑन द बेसिस ऑफ ए म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो ये मतलब एक तरह से डिसिसिव ट्रीटी नहीं था, लेकिन आपको याद रखना, फर्स्ट वार में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ, सेकंड वार ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। फिर थर्ड वार में क्या हुआ दोस्तों, मराठा निजाम ने ब्रिटिश का हेल्प कर दिया, ये मराठा प्लस निजाम, ये आपको ध्यान रखना, मराठा निजाम, ये तीनों आर्मी मिल गया, ब्रिटिश मराठा निजाम, ये तीनों मिलकर जब वार किया तो उस समय टीपू सुल्तान थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, क्योंकि ये तीनों आर्मी आप जानते हैं, निजाम के पास भी बहुत अच्छा आर्मी, मतलब आर्मी था, मराठा के पास तो आप जानते हैं सबसे मजबूत आर्मी उस समय में था, गुरिल्ला वारफेयर में जो टैक्टिक्स था उसका बहुत मजबूत हुआ करता था। और ब्रिटिश ने क्या किया, तीनों से हाथ मिला लिया, और तीनों एक तरह से टूट पड़ा, किस पर, मैसूर पर। तो फिर ट्रीटी ऑफ श्रृंगापत्तनम साइन हुआ, उस समय मतलब टीपू सुल्तान को यहाँ हरा दिया गया था, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापत्तनम आपको साइन हुआ, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो टीपू ने क्या किया, अपना हाफ ऑफ टेरिटरी मतलब दे दिया, और कुछ टेरिटरी उसको देना था, प्लस कुछ पैसा देना था। तो बताया जाता है कि इसके जो इसका जो बेटा था, जो माइनर सन था, दो तीन जो बेटा था, उस दो सबको उठा के ब्रिटिश ले गया कि जब तक तुम हमको मतलब पैसा एक्स्ट्रा नहीं दोगे जो मतलब था, तब तक हम तुम्हारे बेटा को नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी कंडीशन रखा गया था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ वार हुआ था 1799 में, ये बहुत कम ही दिन बाद हुआ। इसमें क्या हुआ, टीपू आप इसमें मारा गया, टीपू मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब भी था, आप जानते हैं, लेकिन इसमें डिफीट किया गया वेलेस्ली के द्वारा, उस समय का जो गवर्नर था वेलेस्ली द्वारा। एंड ही इट प्लेस्ड इंग्लैंड ऑन द मिलिट्री सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो फिर देखते हैं, जब मैसूर में जब पूरी तरीके से ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एक बोला जाता सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश ने कर लिया, अपना आर्मी को बैठा दिया, ये जो यहाँ पर उडियार डायनेस्टी था पहले से, उस डायनेस्टी को यहाँ बैठा दिया, और फिर ब्रिटिश ऊपर से ये कंट्रोल ब्रिटिश का ही रहता था। सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, ब्रिटिश का ही कंट्रोल होता था किसी भी टेरिटरी पर, अगर उस राजा ने क्या किया, सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश के साथ साइन किया। तो ये फोर्थ वार आपको याद रखना है, जिसमें मतलब कि टीपू सुल्तान का यहाँ पूरी तरीके से हार हो गया। इसमें टीपू सुल्तान ने बोला भी था कि मतलब ब्रिटिश ने इसको मतलब एक कंडीशन भी दिया था टीपू सुल्तान को कि या तो तुम मतलब घुटना टेक दो हमारे सामने, सब्सिडी अलायंस साइन कर लो, तो हम तुम्हें पेंशन पर रख लेंगे, जैसे मुगल एम्पायर को पेंशन दे के रख रहा था अभी के समय में, लेटर मुगल जितना भी था। तो टीपू ने बोला नहीं, हम इस एक दिन शेर की तरह जिंदगी जीने वो ज़्यादा अच्छा है कि हम भेड़ की तरह जिंदगी भर तुम्हारे पेंशन पर टिके रहे। वो भेड़ की जिंदगी नहीं चाहता था, वो मतलब जो जिंदगी था वो एक ही दिन जिएंगे, लेकिन हम शेर की तरह जिएंगे, ये टीपू सुल्तान का पूरा कथन था, ये आपको ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, कोटेशन भी आपको पूछा जाता है। तो ये टीपू सुल्तान का कथन था, और इसके बाद मतलब मैसूर पर पूरा क्या हुआ, कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का। फिर हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो मतलब इंपायर है, नेक्स्ट जो हमारा टेरिटरी है, प्रोविंस है, वो है पंजाब। बंगाल हमने देख लिया, मैसूर देख लिया, अब पंजाब।
पंजाब में क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह, उस समय का जो पंजाब में जो शुरू किया गया जो एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया। ये याद रखने, बहुत ही महान राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। ब्रिटिश इसके समय में तो पंजाब पर कंट्रोल कर नहीं पाया, इसके बाद इसने कंट्रोल किया। तो जो महाराजा रंजीत सिंह थे, फाउंडेड सिख रूल इन द पंजाब, इसने सिख रूल का यहाँ पर स्थापना किया। ही ऑक्युपाइड लाहौर इन 1799 में, इसने लाहौर को इन्होंने ऑक्युपाइड किया और उसे एक कैपिटल बनाया। बर्मा वाज यूनाइटेड बाय किंग अलोंगोपाय बिटवीन, इतना बर्मा को इसने मतलब बीच में बोल सकते हैं, ये अलग है, ये आपको याद रखना। फिर सक्सेसर ऑफ रंजीत सिंह की बात करें तो खड़क सिंह 1839 से 1840, फिर नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, ये सब क्या था आपको यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के बाद, मतलब ये जो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि सक्सेसर वीक होते गया। जो रंजीत सिंह थे उस समय तक ब्रिटिश ने कोई तरह का हरकत नहीं किया। ब्रिटिश तभी दोस्तों हस्तक्षेप करता था, कोई भी राज्य में मतलब घुसता था जब देखता था कि वहाँ का राजा अब कमजोर हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे लेटर मुगल्स में आप देख सकते हैं, ब्रिटिश ने अपना इंटरवेंशन शुरू किया, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिख वार जो हुआ था उसमें 6 वेर डिफीटेड, यहाँ पर डिफीट किया गया था। ट्रीटी क्या साइन किया था, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया गया था। फिर सेकेंड एंग्लो सिख वार में क्या हुआ था, यहाँ पर इसमें डलहौजी ने क्या किया, पंजाब को एनेक्स किया। सर जॉन रॉलेंस आप देख सकते हैं, बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब को बनाया गया। तो ये मतलब पूरा पंजाब रीजन भी क्या हुआ, एनेक्स हो गया। तो पंजाब भी एनेक्स हो गया, मैसूर भी एनेक्स हो गया, और क्या बोल सकते हैं आप, बंगाल भी एनेक्स हो गया। तो समझ सकते हैं जो मेजोरिटी रीजन है, जो इंडिया का जो सबसे पावरफुल रीजन, वो सारा रीजन, मराठा तो हमने देख ही लिया था पहले क्लास में, तो वो सब रीजन आपको एनेक्स हो गया। आप क्या करते हैं, कुछ कुछ सिख जो गुरु हैं, जो हमारे जो जितने भी गुरु हैं, 10 गुरु हैं सिख के, उनके बारे में देख लेते हैं। उनका टाइम पीरियड के बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम है वो आपसे पूछा जाता है। बीपीएससी दे रहे हैं तो बीपीएससी में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे लास्ट जो 10th सिख गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म हुआ था पटना में। और जो गुरु तेज बहादुर थे वो भी पटना विजिट किए थे, बिहार विजिट किए थे। गुरु नानक देव भी बिहार विजिट किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए, वहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जाता, और बाकी एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता। तो सिख पंजाब की बात करें तो गुरु नानक देखिए बॉर्न इन तलवंडी, क्योंकि मेनली अभी पाकिस्तान रीजन तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। ही वाज द फर्स्ट सिख गुरु एंड एस्टैब्लिश नानक पंथ, इन्होंने नानक पंथ की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट गुरु थे गुरु अंगद, ये फर्स्ट गुरु थे, सिख गुरु जिन्होंने मतलब जो बोल सकते हैं सिख गुरु जो स्टैब्लिश नानक पंथ इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, जो सिख पूरा धर्म की आप बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे गुरु अंगद, इन्होंने क्या किया, इन्वेंट गुरुमुखी स्क्रिप्ट इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था पंजाबी लैंग्वेज में, ये चीज आपको ध्यान रखना। थर्ड हमारे कौन थे, गुरु अमरदास, मुगल एम्पर ऑफ अकबर विजिटेड हिम, अकबर ने मतलब एक तरह से विजिट किया जिस समय गुरु अमरदास जो हमारे सिख गुरु थे। तीसरे, फिर चौथा नंबर पर कौन थे, गुरु रामदास, इन्होंने क्या किया था, सिटी अमृतसर, जो आप गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं, आप जानते हैं गोल्डन टेम्पल जो बनाया गया था, ये किनके समय बनाया गया था, हरमिंदर साहिब जो नाम से जाना जाता गोल्डन टेम्पल। आप जाएंगे बहुत मतलब एक अच्छा जगह है, मतलब वहाँ पर आप जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ गोल्डन टेम्पल उस समय से बनाया गया था, बहुत बड़ा मतलब एक बोल सकते हैं कि जो सिखों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है उसे। तो ये आपको ध्यान रखना। फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर जो सिटी फाउंड हुआ था गुरु रामदास के समय में। ही डग अ टैंक, इसने एक टैंक डग करवाया था, सरोवर जिसे बोला जाता है, जो जहाँ पर हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, आप देखेंगे चारों बगल क्या है, एक मतलब कि टैंक तरह से, एक पॉन्ड की तरह से बना हुआ, पोखर की तरह से, और बीच में गोल्डन टेम्पल, आपको पूरा सोना का वो मंदिर आपको बना हुआ है। तो ये चीज आपको देखेंगे, बहुत बड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया, मतलब बहुत बड़ा एक उससे कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब वहां पर आप जाएंगे बहुत भीड़ रहता है, मतलब लोग मतलब पूरे साल वहां पर जाते हैं आते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब एक आपको फील भी होगा वहां जाइएगा। तो ये गुरु हरमिंदर साहिब का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल। फिर नेक्स्ट हमारे जो पांचवें यहाँ पर गुरु थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ही कंपाइल, इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता हु कंपाइल आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ लिखा गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ तारण। तो ये इन्होंने अमृतसर का जो बड़ा टेम्पल था उसको कंस्ट्रक्ट किया था, प्लस तारण जो सिटी उन्होंने फाउंड किया था, करतारपुर जिसे बोला जाता है। ही वाज द एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। तो आप जानते हैं कि मतलब मुगल एम्पायर में अकबर के बाद देखे तो मतलब एक हरदम एक मतलब लड़ाई हुआ करता था किसके बीच में, सिख जो गुरु थे उनके और मुगल के एम्पायर के बीच में से। औरंगजेब के बारे में देखें, शाहजहां, जहांगीर, तो ये सब हरदम एक चलते रहता था। तो मतलब बिहेडेड बहुत ज़्यादा किया जाता था उसमें, मतलब उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता था जितने भी सिख गुरु थे, लेकिन वो मानते नहीं थे, समझे। तो ये चीज़ मतलब हरदम में आपको एक हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर थे गुरु हरगोविंद राज। तो इन्होंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्म सिक्स इनटू वैरियर क्लास, इन्होंने वैरियर क्लास में यहाँ पर सिख जो मतलब कम्युनिटी था उनको वैरियर क्लास में ट्रांसफर किया था, और उसने मुगल आर्मी एट संग्राम में वहाँ पर उसने डिफीट किया था।
फिर अमृतसर को इन्होंने फोर्टिफाई किया पूरी तरीके से, बिल्ट अकाल तख्त एट गोल्डन टेम्पल, टुक द टाइटल ऑफ पातशाह एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ किरातपुर इन कश्मीर। तो इन्होंने सिटी फाउंड किया था। फिर नेक्स्ट हमारे गुरु हरि राय थे, इन्होंने दारा सिकोह जो सन ऑफ औरंगजेब उनके साथ इनका मुलाकात हुआ था। फिर गुरु हरकिशन थे, ये दारा सिकोह बहुत अच्छे अगर माना जाता कि अगर मतलब औरंगजेब नहीं होता और या औरंगजेब को अगर हरा के दारा सिकोह अगर मतलब कि एम्पायर बनता या सुल्तान बनता किसके बाद, जो शाहजहां के बाद, तो ये मतलब दारा सिकोह का जो पूरा सोच था, आइडिया था, वो पूरा एक अकबर से मिलता जुलता था। समझ रहे हैं ना दारा सिकोह का, वो मतलब बोल सकते हैं बहुत सारा किताब को, मतलब जैसे चाहे हमारा रामायण हो, महाभारत हो, या भगवत गीता हो, श्रीमद् भगवत गीता, वो सारे को उसने कन्वर्ट भी कराया था, उसने पढ़ा था। वो मतलब एक दार्शनिक टाइप का मतलब आदमी था, फिलोसफर टाइप का वो मतलब एक इंसान था। लेकिन मतलब बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि औरंगजेब ने हरा दिया, मार दिया, उसके बाद औरंगजेब ने राज किया तो पूरा वो तहस नहस कर दिया। वो कुछ अलग होता है, हिस्ट्री कुछ मतलब इतिहास आपको कुछ अलग हो सकता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। गुरु हरकिशन की बात करें तो रामन्या इस्टेब्लिश सेपरेट सेट ऑफ गुरु ऑफ देहरादून, ये ध्यान रखना। गुरु तेज बहादुर की बात करें, हमने गुरु तेज बहादुर की बात की, इन्होंने मतलब बिहार विजिट किया था, एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था दिल्ली में। शीशगंज गुरुद्वारा मार्क्स द साइट ऑफ हिज मार्टीरडम, जहाँ पे इनका शहीद हुआ, जहाँ पे ये शहीद हुए थे उस जगह को शीशगंज गुरुद्वारा आपको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पटना में इनका जन्म हुआ था 1666 में। कम्युनिटी थे, इन्होंने वेरियर क्लास का शुरुआत किया जिसको खालसा बोला जाता है। आप जानते हैं जो खालसा होते हैं। बैसाखी डे के समय में इनका जन्म भी हुआ था। ऑन द 6 वेयर रिक्वायर्ड टू कीप 5 केज। आप जानते हैं सिख जो कम्युनिटी होते हैं, जो सिख जो मतलब कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको 5 के फॉलो करना पड़ता है। 5 केज क्या है, उनको कृपान रखना पड़ता है जो मतलब तलवार का फॉर्म होता है, आप जानते हैं। उनको कड़ा पहनना पड़, जो हाथ में आप जानते हैं कड़ा वो पहनते हैं। फिर उनको कृपान कड़ा हो गया, केस हो गया। केस मतलब उनको बड़ा, आपको जानते हैं उनका बाल बड़ा होता है। फिर आपको क्या हो गया, यहाँ पर दिया हुआ पूरा केस हो गया, कृपान हो गया, फिर कच्छा हो गया, फिर उसके बाद कंगा हो गया, ये कंघा है आपको, और कड़ा हो गया। तो ये 5 चीज आपको याद होना चाहिए कि ये मतलब सिख जो कम्युनिटी है उनका एक मतलब बोल सकते हैं एक सिंबल है। समझ रहे हैं, और ये सिंबल हर एक मतलब चीज को दर्शाता है, वो आप पता कीजिएगा। ये ऐसा नहीं कि ये मतलब अपने मन से सिंबल है, ये सिंबल किसी चीज को दर्शाता है कि मतलब किस तरह से आपको मतलब कंघा रखना, अपने आप को सफाई रखना है, कड़ा पहनना है, मतलब एक मजबूती के साथ रहना है। तो ये सब मतलब कि हर एक चीज को दर्शाता है। ये चीज आपको ढूंढना है, पढ़ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपको यहाँ पर दिखाना, तभी आप इसको भूलेंगे भी नहीं और थोड़ा सा मजा भी आएगा। ही कंपाइल्ड दासवीन पातशाह का ग्रंथ। ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ बाय पठान इन 1792। तो मतलब इनको भी यहाँ पर स्टैब्ड किया गया था पठान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, तो किनके द्वारा क्या क्या मतलब कि कंपाइल किया गया था, क्या मतलब रिफॉर्म किया गया था, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना जो कि हमने अभी डिस्कस किया। तो ये चीज़ देख लिया हमने। फिर नेक्स्ट हमारा एंग्लो बर्मीज वार। तो ये भी छोटा टॉपिक है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एंग्लो बर्मीज वार में क्या होता है दोस्तों, बर्मा जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, वो भी एक इंडिया का रीजन था जहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, आपको लड़ाई किया, वहाँ के जो राजा थे उसको भी अनेक्स किया ब्रिटिश ने, उस जो टेरिटरी था। तो बर्मा वाज यूनाइटेड बाय किंग, क्या नाम था किंग का, वहाँ पर जो किंग था दोस्तों, उस किंग का नाम को याद रखना है, अलंग, क्या नाम है, अलौंगपाया बिटवीन। तो ये वहाँ का मतलब उस तरह का लैंग्वेज है वहाँ पर। 1752 से 1760 तक वहाँ का किंग था ये। फर्स्ट वार जो हुआ उसमें ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटी डिक्लेयर्ड वार ऑन बर्मा एंड ऑक्युपाइड रंगून। रंगून आप जानते हैं म्यांमार में है, जहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को यहाँ पर रंगून काला पानी में रख दिया जाता था। रीच द कैपिटल आभा, पीस केम इन 18 बाय द ट्रीटी ऑफ यंदोबा। तो पहला जो वार हुआ था एंग्लो बर्मीज वार का, तो उसमें ट्रीटी ऑफ यंदोबो, ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ यंदोबो साइन हुआ था 1826 में। फिर सेकेंड वार हुआ था 1852 में, इसमें देखे तो कैपिटल प्रोविंस को मतलब एनेक्स कर लिया गया था। फिर थर्ड वार देखे तो ब्रिटिश अटैक बर्मा एंड तिब्बत सरेंडर, जो समय का राजा था उसने क्या किया, सरेंडर किया। प्लस यहाँ देख सकते हैं बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो उस समय बर्मा को, जो म्यांमार था, उसको इंडिया से सेपरेट, इंडिया का ही पार्ट था एक तरह से, उसको सेपरेट कर दिया गया। फिर मूवमेंट ऑफ बर्मा इज न्यू हाइट अंडर द लीडरशिप ऑफ यू आंग सान, जो कि वहाँ का लीडर था। एंड बर्मा गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 4 जनवरी 1948। तो जैसे हमारे देश को मिला 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह से बर्मा को 4 जनवरी 1948 को मिला। आज के समय देखो तो मिलिट्री रूल चला गया, जो आंग सांग सांग यूकी है वहाँ की, जो मतलब मेन जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ। फिर भी अभी देखेंगे तो बहुत कंडीशन बर्मा का आपको खराब चल रहा है, वहाँ पर मिलिट्री रूल पूरा चल रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो पूरा क्लास की अगर बात करें, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर क्या करना है, डिस्कस जो हमने किया वो आपको ध्यान रखना है।
प्लस अगर देखें तो कुछ और इसमें है, वो हम लोग डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो हमारा कुछ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ये हम लोग क्या सोच रहे हैं डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, 1757 का रिवोल्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो हिस्ट्री का मेजर पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पर लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात करें, ये छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट, तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट क्या था, इसमें आपको देख सकते हैं जो ब्रिटिश जिस समय अंग्रेज आया, तो अंग्रेज ने क्या किया, सबसे पहले आपको एनेक्स करना, टेरिटरी को शुरू किया। उसके बाद एक सिस्टम बनाना शुरू किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे जमींदारी सिस्टम की बात कर सकते हैं। फिर अगर आप देख सकते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम की बात कर सकते हैं, महलवाड़ी सिस्टम की बात कर सकते हैं। तो क्या होता है एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किस किस रीजन में, किस किस लोकेशन में इस सिस्टम को आपको इजाद किया गया था, वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले अगर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, इसको इस्ता-मराड़ी सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इस्ता-मराड़ी या अस्थाई सिस्टम बोला जाता है। मतलब इसमें क्या था कि लैंड का एक फिक्स किया जाता था कि इतना आपको रिवेन्यू देना पड़ेगा, और वो मिडिल मैन जो मतलब जमींदार जिसको बोला जाता है, वो जमींदार कलेक्ट करता था और गवर्नमेंट को जो ब्रिटिश था उसको रिवेन्यू देता था। ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, इसमें किसानों को बहुत ही शोषण किया जाता था। तो ये चीज आपको याद रखना, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में हुआ था, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस, मेनली ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था, बनारस। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन आपको याद रखना होता है। तो किसमें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में भी ये देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये चीज याद रखना, 1793 में यह चीज आपको शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 एडी में। जॉन सोर ने क्या किया था, इसको प्लान किया था। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था। जॉन सोर आपको याद रखना है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे आपको रिलेटेड है। फिर रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें, तो रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स होता है पीजेंट, मतलब साउथ इंडिया में अगर बोले तो वहाँ पर किसानों को रैयत बोला जाता है। तो इसने बॉम्बे में, ये कहाँ पर आपको शुरू हुआ था, इंट्रोड्यूस बॉम्बे में हुआ था, जिसे आप मुंबई बोलते हैं, या मद्रास में भी ये शुरू हुआ था। किसके द्वारा, मुनरो जो समय का वाइसरॉय था, या चार्ल्स रीड, ये दोनों के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, शुरू किया गया था। याद रखना, चार्ल्स रीड और मुनरो किससे रिलेटेड, रैयतवाड़ी सिस्टम से। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेटलमेंट आपको रैयत किसान के, तो इसमें क्या था कि बिचौलिया, मतलब कि जो जमींदार था उसके द्वारा सेटलमेंट किया जाता था, और ब्रिटिश डायरेक्ट किसान से नहीं मिलती थी। जमींदार को बुलाता था कि चलो तुमको ये लैंड दे दिए, तुमको हमको इतना पैसा देना, फिक्स अमाउंट देना है, और जमींदार उस अमाउंट देता था। वो 10/11 करके था, 1/11 खुद रखता था वो जमींदार। ये बहुत एक्सप्लॉइटेड, रैयतवाड़ी भी एक्सप्लॉइटेड। इसमें ब्रिटिश क्या किया, डायरेक्ट किसानों के साथ, मतलब बोल सकते हैं कि वो मतलब ट्रीटी बना लेता था कि चलो हमको इतना पैसा दो, तभी जाके तुमको यहाँ खेती करने देंगे, नहीं तो फिर क्या होता था, अगर नहीं दे रहा तो वो खेत ले लेता था, फिर दूसरे को देता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो रियाज के द्वारा ये डायरेक्ट सिस्टम को मतलब क्या सेटलमेंट किया जाता है। इट वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। तो मतलब रिकार्डो का एक थ्योरी आप जानते हैं कि मतलब कैपिटलिस्ट का एक थ्योरी है कि आप किसानों को किस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब ब्रिटिश को लगता था कि इंडिया में भी जो खेती बाड़ी हो रहा है वो इंग्लैंड की तरह हो रहा है, लेकिन ऐसा सिस्टम तो यहाँ नहीं था। यहाँ मिडिल जो आपको जानते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का संख्या ज़्यादा है, 80% से ऊपर स्मॉल, जिनको मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। तो मतलब लैंड यहाँ का जो होल्डिंग्स है वो बटा हुआ, आप जानते हैं स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। लेकिन ब्रिटिश को लगता था नहीं, यहाँ बड़ा बड़ा लैंड होल्डिंग्स होगा। तो ब्रिटिश ये मतलब इंग्लैंड का थ्योरी यहाँ अपनाती थी, लेकिन वो उस तरह का रिवेन्यू उसे कलेक्ट नहीं हो पाता, तो ब्रिटिश और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती थी, शोषण करती थी, हमें और पैसा दो, हमें और पैसा दो। तो ये सब पूरा कंडीशन था इस समय का। फिर नेक्स्ट हमारा महलवाड़ी सिस्टम। तो ये महलवाड़ी सिस्टम दोस्तों पंजाब रीजन में मेनली हुआ था, आपको जो गंगाज वैली का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, हिमालय रीजन में, सेंट्रल इंडिया, पंजाब में। तो ये ध्यान रखना, ये आपको विलेज और स्टेट, मतलब ये पूरा विलेज के द्वारा किया, मतलब विलेज में एक विलेज है तो उस विलेज का पूरा जो लैंडर्स होता है, वहाँ का जो मुखिया होता था, उसी के द्वारा ये सेटलमेंट आपको किया जाता है ब्रिटिश से। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम देख लिया जो इंपॉर्टेंट था आपका, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। ये अगर मेंस में पढ़ रहे तो मेंस में आपको बहुत अंदर तक जाकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम ये इसलिए इसको छोटा रखें इस टॉपिक को कि क्या होता है कि इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको ये टाइम पूछ दिया जाएगा, या उससे कौन रिलेटेड है, कौन सा ब्रिटिश ने शुरू किया था ये पूछा जाता, कौन से जगह शुरू हुआ था ये पूछा जाता। फिर अगर नेक्स्ट सिविल रिवोल्ट्स की बात करें, तो सिविल रिवोल्ट्स में क्या होता है, सन्यासी रिवोल्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। सन्यासी रिवोल्ट क्या होता है, बंगाल में। ये डेट याद रखना, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। सन्यासी रिवोल्ट क्या होता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग डेट में ही पूछ दिया जाता है, खासकर जो बिहार से रिलेटेड है। ज़्यादा जो रिवोल्ट हुआ था बंगाल बिहार रीजन में हुआ था। तो ये रिलीजियस मॉन्क्स द्वारा शुरू किया गया था सन्यासी रिवोल्ट। फिर ये है कट्टोबम रिवोल्ट, ये किसके द्वारा किया गया था, पांड्या कट्टा बोमन के द्वारा यह चीज शुरू किया था। लीडर मतलब याद रखना आपको, लीडर जरूरी है। फिर पाइका रिवेलियन, जो पाइका रिवेलियन हुआ था दोस्तों, ये पाइका रिवेलियन है,
ये हुआ था रिवोल्ट उड़ीसा में 1804 1806 में, जो कि बक्सी जगन बंधु द्वारा लीड किया गया था, लीडर थे। वेलुथम्पी जो रिवोल्ट था त्रावणकोर, ये वेलुथम्पी द्वारा किया था साउथ में। किट्टू रिवोल्ट कर्नाटका में रीजन में था, चिन्नामन और रयप्पा द्वारा। फिर पागलपंथी रिवोल्ट था, ये मैमांसी द्वारा, जो मतलब कि करम शाह और टीपू शाह द्वारा यह शुरू किया गया। टीपू सुल्तान अलग है, टीपू शाह अलग है, ये आपको ध्यान रखना। राजू जो है ये मतलब मूवमेंट था आपको, ये वीरभद्र और राजू द्वारा किया गया था। फिर उसी तरह से सतवंदी रिवोल्ट था, ये फोंट सावंत और अन्ना साहिब द्वारा किया गया था। फिर जो कुका रिवोल्ट था, ये पंजाब रीजन में था, जो कि भगत जवाहरमल और सियान साहब जो पंजाब रीजन में किया गया था। पॉलीगार जो मूवमेंट था, ये करनूल में, ये नरसिम्हा रेड्डी द्वारा जो साउथ रीजन में आपको किया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जो डिफरेंट डिफरेंट रिवोल्ट है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है पीटी के लिए। फिर कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, तो कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है जिसमें हम लोग देखना, जैसे स्वामी सदानंद सरस्वती हो गए, चाहे राजा राम मोहन राय हो गए, तो इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म मूवमेंट किया था। जैसे अगर यहाँ पर देखें स्वामी सदानंद की बात करें, तो ये ओरिजिनली जो ज्ञान शाम थे, इसने स्वामी नारायण सेठ की यहाँ शुरुआत की थी गुजरात में। फिर राजा राम मोहन राय की आपको बात करें किया जाए, तो इसने इनका जन्म 1772 में कलकत्ता रीजन में हुआ था। इसने आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया था कलकत्ता में 1815 में, तो डेट आपको याद रखना। फिर अगर देखें ब्रह्मो सभा का इसने फॉर्मेशन किया था, ब्रह्मो समाज 1828 में। फिर इन्होंने जर्नल लिखा था, इसका नाम था संवाद कौमुदी। फिर देवेंद्र देखे तो ये लीडर थे ब्रह्मो समाज के, देवेंद्र नाथ टैगोर इनको बोला जाता है, जो कि मतलब फादर थे किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के। फिर राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो ब्रह्मो समाज का इन्होंने फाउंडेशन रखा था। इन्होंने तत्व बोधिनी सभा का फाउंडेशन रखा 1839 में, प्लस इन्होंने तत्व बोधिनी पत्रिका भी क्या किया, पब्लिश किया। फिर यहाँ देख सकते हैं इन्होंने उपनिषद समिति कंपाइल किया, बहुत सेलेक्टेड उपनिषद था। तो ये सिर्फ याद रखना, ब्रह्म धर्म इनको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा केशव चंद सन, ये भी आपको रिलेटेड ब्रह्मो समाज से थे। केशव चंद भी लीडर थे आपको ब्रह्मो समाज का ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद इन्होंने संभाला था उसको। फिर बताया जाता है कि इन्होंने भी बहुत कास्ट नेम, इंटर कास्ट मैरिज, विडो मैरिज, इसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ा था, अपने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। लेकिन बताया जाता है कि ये कुर्ग महाराज के साथ इन्होंने अपनी बेटी का शादी कर, जो कि 12-13 साल की थी। उसके बाद बहुत सारे जो वहाँ के मतलब जो एसोसिएशन के मेंबर थे वो साइड हो गए, कहें कि तुम मतलब खुद बोल रहे हो कि मतलब चाइल्ड मैरिज को खत्म करना, तुम अपने बेटी का शादी खुद कर रहे हो। तो मतलब कथनी और करनी में दोनों हम अलग है, तो ये रिफॉर्म अलग हो गया, मतलब कि अलग हो गए वो लोग। तो इन्होंने मतलब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के अलग नाम से बना दिया, और वो लोग अपना साधारण ब्रह्मो समाज से अलग अपना एसोसिएशन बना लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि केशव चंद सेन द्वारा आपको बनाया गया था। फिर अगर देखें तो इन्होंने मतलब ब्रिटिश को ही परसुएट किया कि कुछ ऐसा रिफॉर्म बनाए जो कि चाइल्ड मैरिज को कम किया जाए। तो इसमें जो चाइल्ड मैरिज को तो केशव चंद ने 1870 AD में रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसने मतलब फोर्स किया, तो इसने नेटिव मैरिज एक्ट 1972 आपको बनाते हैं। 1972 1872 है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। सिविल मैरिज एक्ट आपको बनाया गया, सिविल मैरिज एक्ट सबसे पहले 1872 में आपको बनाया गया था। तो ये आनंद मोहन बोस थे, इसने साधारण ब्रह्मो समाज आपको अलग हटकर बनाया था। MG रनाडे ने क्या किया था, प्रार्थना समाज आपको फाउंड किया था। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सब छोटा छोटा आपको जो न्यूज, जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्य समाज। आप जानते हैं जो आर्य समाज का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो फाउंडेशन रखा गया था, किसके द्वारा, स्वामी, आपको जानते कौन थे, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जो बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। 1875 में इनका बॉम्बे में जन्म हुआ था। ओरिजिनल नेम इनका मूल शंकर था। ये वेदास को मतलब लुक करते थे, बोलते थे कि हमें जो भी चलना चाहिए वेदा के अनुसार चलना चाहिए, गो बैक टू वेदास, इन्होंने नारा भी दिया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, गो बैक टू वेदास। इन्होंने बोला था इंडियन फॉर द इंडियंस, तो ये नारा आपको याद रखना, जो इनके द्वारा कथन जो बोला गया था। आर्य समाज के अगर देखें तो 4-4 वर्णा सिस्टम जो बोल सकते हैं, उन्होंने बोला था कि 4-4 जो वर्णा सिस्टम है, चाहे वो आप जैसे देख सकते हैं ब्राह्मण हो, क्षत्रिया हो, वैश्या हो, शूद्रा हो, तो ये मतलब बर्थ के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, हमारे ऑक्यूपेशन के, हम जिस सबसे काम करते हैं उस सबसे हमारा क्या होना चाहिए, वर्णा सिस्टम आपको बेसिस होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की, इंटरकास्ट मैरिज को खत्म करने की। उन्होंने जो किताब लिखा था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा किताब लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश वेदा भाष्य भूमिका वेद भाष्य, इन्होंने किताब लिखा था। DAV स्कूल की जो बात करते हैं आज के समय, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो 1886 में खोला गया था, लाला हरहंस राज, जो भी आपसे रिलेटेड थे किससे, आर्य समाज से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर हरिद्वार में जो गुरुकुल आपको खोला गया, गुरुकुल पाठशाला, ये भी आपको रिलेटेड है किसी से, आर्य समाज से। ये चीज आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया था, कि जो कन्वर्ट हो गए थे नॉन हिंदूज में फोर्सफुली, उनको फिर से वो हिंदू में कन्वर्ट कराने के लिए। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ देख सकते हैं गुरु पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, ये सभी मेंबर थे आपको आर्य समाज के। थोड़ी सी तरह से रामकृष्ण मिशन, आप जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा यह शुरू किया गया था रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये एक सोशल वर्क के लिए एक मिशन शुरू किया गया था, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा। यहाँ पर देख, सोशल वर्क आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु रामकृष्ण
परमहंस, जो कि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, आप सभी जानते हैं 1897 में देहांत हो गया उनके बाद, मतलब यह कृष्ण मिशन शुरू किया गया था आगे बढ़ाने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे, इनका ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ शिकागो, जो एक इन्होंने क्या किया था, शिकागो में जो रिलीजियस मतलब की मीटिंग हुआ था शिकागो में, आप जानते हैं यूएस में, तो वहाँ पर इन्होंने जो भाषण दिया था उसमें इन्होंने शुरू ही किया था माय ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब उन्होंने ऐसा भाषण दिया, मतलब जो ओपनिंग किया तो उसमें लोगों ने इतना ज़्यादा ताली बजाया, उसी में वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए। मतलब वो लोग पूरे संसार को मतलब एक तरह से अपना परिवार मानते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, रिलीजियस शिकागो, वो ये याद रखना, डेट 1893 में उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, भाषण दिया था। एंड पब्लिश 2 पेपर्स, क्या नाम है, प्रबुद्ध भारत इन इंग्लिश एंड उद्बोधन इन बंगाली। उसने उन्होंने मतलब लोगों को कहा कि मतलब हमें स्पिरिट ऑफ लिबर्टी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में सोचना चाहिए, फिर हमें ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए काम चाहिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों का सेवा करना चाहिए। लोगों का सेवा ही ये क्या है, धर्म का सेवा है, मतलब भगवान का सेवा है। तो ये चीज़ इनके द्वारा पूरा बोला गया था। तो रामकृष्ण मिशन की इसने स्थापना रखी, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह से धर्म सभा क्या है दोस्तों, ये धर्म सभा आपको ऑर्थोडॉक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि राधाकांत देव द्वारा शुरू किया गया था 1830 में। फिर अगर ये काउंटर करते थे ब्रह्मो समाज को, ब्रह्मो समाज बोलते थे कि हमें वेदास की तरह चलना चाहिए, जो वेदा में लिखा गया वेद में उसके अनुसार चलना चाहिए, हमें आइडोलेट्री जो मूर्ति पूजन को नहीं करना चाहिए, हमें पंडितों की बात नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये उसके पूरा खिलाफ थे धर्म सभा, तो ये ऑर्थोडॉक्स रिलीजन द्वारा शुरू किया गया था। परमहंस मंडली की बात करें तो दादो बा पांडुरंग द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें बाल शास्त्री जाम्बेकर ये दोनों मिलकर परमहंस हंस मंडली का जो समाज का शुरुआत इन्होंने किया था। मंडलीज बिलीव्ड इन वन गॉड, इन्होंने एक गॉड पर बिलीव करते थे। ये क्या करते थे कि जो लोअर कास्ट पीपल द्वारा जो भोजन बनाया, आप जानते हैं पहले इस समय छुआछूत का बहुत ज्यादा चलता था, तो छुआछूत का जो कल्चर चलता था उसको उसके खिलाफ थे। तो इन्होंने मतलब जो लोअर कास्ट जो भोजन बनाते थे उस भोजन को ये ग्रहण करते थे, लोगों को दिखाते थे कि ये छुआछूत का नाम का कोई चीज़ नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। वीडियो इमेज पर इन्होंने काम किया, एजुकेशन मतलब कि महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर वेद समाज क्या था, ये ब्रह्मो समाज का जो साउथ में जो ब्रह्मो समाज था, साउथ का ब्रह्मो समाज को वेद समाज बोला जाता है, जो कि श्री धारलू नायडू द्वारा यह शुरू किया गया था। फिर प्रार्थना समाज था, 1867 में एमजी रनाडे द्वारा शुरू किया गया था। इसमें आत्माराम पांडुरंग भी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, आरजी भंडारकर भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, नाज एनजी चंद्रवर्कर भी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट जो इंडिविजुअल है उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना, जो ग्रेट रिफॉर्मर्स है। फिर यंग बंगाल जो मूवमेंट हुआ था दोस्तों, हेनरी लुइस एंड विवियन डिरोजियो द्वारा शुरू किया गया था। ये ट्रूथ, फ्रीडम और रिलीजन पर विश्वास करते थे, वुमेन एजुकेशन के लिए। इन्होंने पेपर्स कलकत्ता गैजेट और इंडियन गैजेट की इन्होंने शुरुआत किया था। स्वामी नारायण ने क्या किया था, स्वामी सदानंद गुजरात में अपना मूवमेंट शुरू किया था। नामधारी जो कुका मूवमेंट था, हमने बात किया था, ये भाई बालक सिंह द्वारा शुरू किया था, बाबा राम सिंह द्वारा, जो कि नॉर्थ वेस्ट में मेनली पंजाब रीजन में शुरू किया था। उसी तरह से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन द्वारा आपको यहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम लोग बात करें तो ये मिशन थोड़ा सा लंबा है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसी तरह से हम सोसाइटी की बात करें, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी तो मैडम एच.बी. ब्लावस्की द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें न्यूयॉर्क में 1875 में एनी बेसन द्वारा फिर लास्ट में ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट बनी थी ये चीज़ आपको ध्यान है। बनारस यूनिवर्सिटी जो लास्ट में खुला था, इन्होंने मतलब फाउंडेशन रखा था सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी का। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एमजी रनाडे, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि सिर्फ फाउंडेशन का नाम याद रखना, प्लस किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था, किस ईयर में फाउंड किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बैरम जी एम मालावाड़ी द्वारा किया गया था 1885 में, सेवा सदन आपको यहाँ पर फाउंड किया गया था, समझ रहे हैं ना। तो ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड फास्ट में चल रहा हूँ। इंडियन नेशनल स्कूल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे द्वारा हुआ था। मद्रास हिंदू एसोसिएशन वीर सलिंगम पंटालू द्वारा। फिर भारत धर्म महामंडल पंडित मदन मोहलवी द्वारा शुरू किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी इनको गुरु मानते थे। फिर पूरा जो सेवा सदन था, ये जीके देवधर द्वारा, रामाबाई द्वारा शुरू किया गया था। फिर निष्काम कर्म देख सकते फाउंडेड बाय डीके कार्वे द्वारा शुरू किया था। भारत स्त्री मंडल सरलाबाई देवी चौधरानी। सेवा समिति पंडित हरदेवनाथ कंजरू। इंडियन वुमेन एसोसिएशन अनी बेसन द्वारा। राम रहनुमाई मध्य ध्यान सभा, जो कि एस बंगाली नरोजी फरजूरी और हमारे जो मतलब दादा भाई नौरोजी थे, इसमें आपको पार्टिसिपेट किए थे। खुदाई खिदमत करते के अब्दुल गफार, डेढ़ सर्ट मूवमेंट था, ये आपको ध्यान रखना है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी मूवमेंट तुलसीराम द्वारा, शिव दयाल सिंह द्वारा शुरू किया गया था। देव समाज देखते थे, शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा शुरू किया था। फिर आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, यहाँ पर प्रार्थना समाज की शुरुआत की थी बॉम्बे में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तो ये आपको क्या करना है कि इस सारे चीज को स्लाइड में पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना, तभी जाके आपको याद होगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड लिया, स्पीड से खींचा है यहाँ पर, कि क्या हो कि कम से कम जल्दी कंप्लीट हो, तो आपके पास समय बचेगा प्रैक्टिस के लिए, आपके पास समय बचेगा रिवाइज के लिए। तो जहाँ कंसेप्ट समझाने की जरूरत है वहाँ मैं समझाता हूँ। तो ये सारा लेक्चर दोस्तों आपको स्काई अकेडमी 360 में मिल जाएगा, जो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा गूगल प्ले स्टोर पर भी जो ऐप है वहाँ पर मिल जाएगा। हमारे यहाँ सारे विषय की तैयारी कराई जाती है, जितने गवर्नमेंट्स एग्जाम है, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों में। और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर में जुड़िए हमारे साथ, जो कि बिकना पहाड़ी के पास है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।